आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। परिचय। ये बुक ऐसे लोगों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है जिन्होंने वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम और इसके रूल्स फॉलो करने के बजाय अपने खुद के थॉट्स और एक्शन की फ्रीडम के लिए रिस्क लेना ज़्यादा पसंद किया। इतिहास गवाह है कि कैसे हमारे इन करेजियस और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स ने सबसे अलग कुछ ऐसा करने की हिम्मत की जो कोई और सोच ही नहीं सकता था। उन्हें बदले में कंप्लीट रिजेक्शंस मिले और कई बार उन्हें मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट देकर तोड़ने की कोशिश भी की गई। गैलीलियो जैसे कुछ पायनियर्स को उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से मौत की सज़ा का डर भी दिखाया गया और कुछ का तो खूब मजाक भी उड़ाया गया, जैसे आइंस्टाइन जिनको पहले कोई समझ ही नहीं पाया था। फाइनली कुछ लोगों को अपनी फ्री थिंकिंग के लिए अनइमेजिनेबल टॉर्चर तक सहना पड़ा, जैसे एग्जाम्पल के लिए नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपनी लाइफ के कई साल जेल में गुजारे क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई थी। इस बुक में एडम ग्रांट ने कुछ ऐसे ही प्रिजम्पशंस डेवलप किए हैं जो बताएंगे कि ऐसे लोगों की थिंकिंग कैसी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि एडम ग्रांट सिखाते हैं वो ये कि हम भी कैसे खुद की सोच को इंडिपेंडेंट और नॉन कन्फॉर्मिस्ट रख सकते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ टिप्स जानना चाहते हैं, कैसे हम अपनी सोच सबसे अलग रखें, कुछ ऐसा सोचें जो पहले कोई ना सोच पाया हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी ही कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भी इजीली उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी रियल लाइफ में उतार सकें। कई बार ऐसा होता है कि बड़े आइडियाज़ को एवरीडे लाइफ में लाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए हम इसे थोड़ा आसान बनाना चाहेंगे। समरी। जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म एडम ग्रांट यूज़ करते हैं वो है वर्ड ओरिजिनल्स। ओरिजिनल्स सिर्फ वही नहीं होते जिनमें कोई टैलेंट हो, पैशन हो, कोई मोटिवेशन हो, बल्कि हर कोई ओरिजिनल बन सकता है, एक बेहद मामूली इंसान भी। मगर किसी भी इंसान को ओरिजिनल बनने के पहले सबसे ज़रूरी है कि वो अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करे। ये करने का एक सिंपल तरीका है कि खुद से क्वेश्चन पूछे, मैं इस तरह क्यों सोचता हूँ? क्या हर कोई मेरी तरह सोचता होगा, या फिर मैं ही अकेला इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचा हूं? ये सिंपल क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है जब कभी हमें सोशल नॉर्म पर बेस्ड थॉट्स और आइडियाज़ और इंडिविजुअल और ओरिजिनल आइडियाज़ के बीच डिफरेंस समझना होता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अलेक्जेंडर को अपने होम टाउन क्लब से बड़ा प्यार था। उसने वहाँ फुटबॉल खेलना सीखा था और वो रेगुलर मैचेस वगैरह रेगुलरली अटेंड करता था। उसने अपने रूम को भी अपने फेवरेट क्लब के कलर से डेकोरेट किया हुआ था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो और उसके दोस्त ट्रैवल की वजह से गेम से दूर होते गए। वैसे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मगर एक बार अलेक्जेंडर के होम टाउन क्लब के सपोर्टर्स के साथ एक फाइट हो गई। बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये फाइट किस हद तक डेंजरस हो सकती थी, क्योंकि अलेक्जेंडर और बाकी होम टाउन क्लब के फैंस बहुत कम थे और ऊपर से उनके दुश्मन उन पर भारी पड़ सकते थे। बॉटल्स, बैट्स और क्या नहीं था उनके पास फाइट करने के लिए। अलेक्जेंडर ने देखा कि कैसे बातों बातों में ही इतनी सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी जब उसके फ्रेंड्स गाली गलौच पर उतर आए थे। उसके बाद उनके ऊपर बोतलें फेंकी जाने लगी थी, जिससे बचने के लिए अलेक्जेंडर को भागने तक का टाइम नहीं मिला था। वो तो अच्छा हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई, मगर उसके कुछ फ्रेंड्स इंजर्ड हो गए थे। बाद में जब वे लोग घर लौटे तो अलेक्जेंडर ने इस पूरे इंसिडेंट पर गौर किया। वो इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचा कि ये बेमतलब की फाइट थी जिसे अवॉइड किया जा सकता था। अगर वो अपने होम टाउन क्लब को इस तरह से सपोर्ट नहीं करता तो इस फाइट को रोका जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बहुत से फ्रेंड्स इस पीसफुल स्टैंस के अगेंस्ट थे। वो इस फाइट का रिवेंज लेना चाहते थे। उनमें से कोई भी ये तक नहीं सोचना चाहता था कि आखिर इस हेट के पीछे क्या वजह है। पहले तो अलेक्जेंडर को ये बड़ा मुश्किल लगा कि वो इस प्रेशर को कैसे झेले। वो अपने फ्रेंड से अग्री नहीं कर रहा था, इसलिए उसके कुछ दोस्तों ने उसके लिए कुछ इंसल्टिंग लिटिल क्राई बेबी या बॉटल फोबिया जैसे निकनेम तक सोच लिए। कहने की जरूरत नहीं है कि अलेक्जेंडर ये सब होता देखकर बेहद सरप्राइज था। उसे दुख हो रहा था कि लोग उसकी बात को नहीं समझ रहे, और सबसे ज्यादा हर्ट करने वाली बात जो थी वो उसके फ्रेंड्स का बिहेवियर था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, 1 इंच भी नहीं, जैसा कि वो खुद से कहा करता था। उसे पता था कि उसकी बात में सिंपल लॉजिक है। उसका लॉजिक यही था, ये हमारा क्लब है जो हमारे होम टाउन को, अपने छोटे से टाउन के लिए हमारे लव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो क्या हमें अच्छी बातों को सपोर्ट करने के लिए बुरी चीज़ें करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। उसने अपने फ्रेंड्स को भी यही चीज़ कन्विंस करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वे इस बात को लॉजिकली देख ही नहीं पा रहे थे।
इसलिए अब अलेक्जेंडर ने भी उनके अवे गेम्स अटेंड करना छोड़ दिया और होम गेम्स में भी वो अपने फ्रेंड से अलग ही बैठता था। और कुछ मंथ्स बाद ही चीज़ें चेंज होने लगी। उसके और फ्रेंड्स भी इंजर्ड होने लगे थे, कुछ तो काफ़ी सीरियसली हुए थे। उन्हें भी अब अपने थिंकिंग पर डाउट होने लगा था। एक के बाद एक उन सब ने अलेक्जेंडर के पास आकर अपनी गलती मानी और उससे बैड बिहेव करने के लिए सॉरी बोला। अलेक्जेंडर ने भी उन्हें स्माइल करके माफ़ कर दिया और एक बार सब फिर से फ्रेंड्स थे। जनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग आइडियाज, ये दो स्टेप्स हैं एक इंडिपेंडेंट और नॉन कॉन्फर्मिस्ट थिंकिंग के लिए। इसका सिंपल मीनिंग है आइडियाज को डेवलप और स्प्रेड करने से पहले केयरफुली सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो सेपरेट प्रोसेस हैं, जनरेटिंग आइडियाज और सिलेक्टिंग आइडियाज। जनरेशन फेज में हम ज़्यादातर क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी प्रेफर करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हमें इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, बल्कि हम उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहते हैं। सिलेक्टिंग सेकंड फेज है, जहां हम अपने थॉट्स को लेकर थोड़े पिकी यानी चूजी होते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइडियाज़ को कम करते हैं जो हमने फर्स्ट फेज में जनरेट किए थे। तो इस सेकंड फेज में हम थोड़े ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। आगे जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं उससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में इजीली समझ आ जाएगा। मार्क एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, पढ़ाई में ना तो एकदम एक्सीलेंट ना ही उतना बुरा, एकदम एवरेज। हाँ, लेकिन उसमें पास बैंक में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था जो उसने कुछ सालों से जमा कर रखा था। साथ ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ बढ़िया आइडियाज़ भी थे, मगर उसने अभी कहीं इन्वेस्टमेंट की नहीं थी। उसे पता था कि वो फूड से रिलेटेड कामों में अपना पैसा लगा सकता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट या टेक अवे, मगर शुरू में उसने इस अपॉर्चुनिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो बायोलॉजी पढ़ रहा था और सब कुछ बढ़िया जा रहा था, मगर जब कॉलेज का लास्ट ईयर खत्म होने वाला था तो वो कुछ स्ट्रेंज फील करने लगा था। वो कुछ करना चाहता था, कुछ रिस्की। बायोलॉजी में स्टडी के बाद एक स्लो और स्टेबल जॉब में उसे कोई थ्रिल नहीं दिख रहा था। उसे कुछ अलग करने की चाहत थी, इसलिए वो बैठकर इस बारे में डीपली सोचने लगा। उसके माइंड में पॉसिबल बिजनेस के कई सारे आइडियाज आए। फिर उसने वो सारे के सारे आइडियाज एक पेपर में लिखे। उनकी जो लिस्ट बनी वो इस तरह थी: 1 रेस्टोरेंट, 2 टेक अवे, 3 फास्ट फूड, 4 एशियन फूड, 5 इटालियन फूड, 6 रशियन फूड। इसके बाद उसने आराम से बैठकर हर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल से सोचा। सारे अल्टरनेटिव्स ले डाउन करने के बाद उसे रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया बढ़िया लगा। रशियन फूड उसे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा था, ना ही उसे इसके बारे में कुछ पता था। ये मेरे माइंड में आया भी कैसे? मार्क को हैरानी हुई। हाँ, इटालियन फूड ज़रूर इंटरेस्टिंग था, मगर उसे याद आया कि उसके छोटे से टाउन में रिसेंटली ही कुछ इटालियन रेस्टोरेंट्स खुले हैं। उसे पता था कि अगर वो भी इटालियन रेस्टोरेंट खोलेगा तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। दूसरी तरफ उसे एशियन फूड बिल्कुल बॉम्ब की तरह लग रहा था। असल में उसके टाउन में कोई एशियन फूड रेस्टोरेंट था भी नहीं, और फर्स्ट टाइम अगर कोई खोलेगा तो उसके लिए ये एक एडवांटेज होगी। ऊपर से उसे एशियन फूड पसंद भी था और थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज भी थी उसे। जब भी कभी वो एशियन फूड खाता था तो अपने स्टाफ वालों से इसके बारे में बात करता था, यहाँ तक कि कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करता था। उसके कुछ एशियन फ्रेंड्स भी थे। उसे लगा कि उन फ्रेंड्स से इस बारे में थोड़ी एडवाइस ली जाए, और उसके फ्रेंड्स कुछ लोगों को जानते थे जो एशियन फूड रेस्टोरेंट्स में काम कर चुके थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि उसे एक शेफ भी मिल गया था जो इस टाइम जॉब ढूंढ रहा था। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अलेक्जेंडर ने पहले स्टेप में सिर्फ आइडियाज़ जनरेट किए। उस वक्त उसने उन आइडियाज़ के बारे में कुछ सोचा नहीं, और फिर एक बार जब उसने सारे आइडियाज़ जनरेट कर दिए, सिर्फ तभी उसने हर आइडिया के गुड और बैड एस्पेक्ट्स एनालाइज किए और इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि एशियन फूड रेस्टोरेंट खोलना ही सबसे बेटर रहेगा। वॉइसिंग एंड चैम्पियनिंग न्यू आइडियाज़, ये नेक्स्ट स्टेप है अपने आइडिया को डेवलप करने का और उससे बेनिफिट लेने का। वॉइसिंग और चैम्पियनिंग न्यू आइडियाज़ का मतलब है कि आप अपने आइडिया को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, कैसे उन पर डिबेट करेंगे, कैसे उन्हें क्रिटिक से डिफेंड करेंगे। ये ऑब्वियस है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे थोड़े ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत है। एडम ग्रांट ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर दूसरों को अपने आइडियाज़ के बारे में कन्विंस करना हो तो अपने आइडिया को इतने थरली एनालाइज करो कि आपको उसके गुड और बैड साइड्स अच्छे से पता हों। इससे ये होगा कि अगर कोई डिबेट भी करेगा तो आप बैड साइड्स भी मेंशन कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। मगर सेम टाइम में आपके पास उससे निपटने के लिए भी कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। ये असल में एक प्रिजम्पशन टेक्नोलॉजी है जो पहले ही सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च की जा चुकी है। चलो अब इस प्रैक्टिस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक बार फिर से मार्क की बात करेंगे जो अपने छोटे से होम टाउन में एक एशियन रेस्टोरेंट खोलना चाहता था।
कहने की ज़रूरत नहीं कि उसका ये आइडिया हर किसी को पसंद नहीं आया, स्पेशली उसकी माँ को ये आइडिया स्टूपिड लग रहा था। अब प्रॉब्लम तो ये थी कि मार्क को अपनी माँ को कन्विंस करना था, क्योंकि उसे कुछ फंड्स की ज़रूरत थी और रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में कुछ एडवाइस की भी। क्योंकि उसकी माँ रेस्टोरेंट्स में पहले काम कर चुकी थी, वो जानता था कि यूं तो उसकी माँ एक रैशनल पर्सन है, मगर जब उसने अपनी माँ को बड़े जोश में आकर अपने आइडिया के बारे में बताया तो वो काफ़ी ज़िद्दी बिहेव करने लगी। उसे ये आइडिया ज़रा भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। अब मार्क में इस प्रॉब्लम को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करने की सोची। उसे रियलाइज हुआ कि अपने बिजनेस आइडिया के सिर्फ गुड साइड को मेंशन करने का कोई पॉइंट नहीं होगा। इस बात से इनकरेज होकर वो बैठकर अपने इस एंडेवर के बारे में क्रिटिकली सोचने लगा, जो उसने अभी तक नहीं सोचा था। और उसे हैरानी हुई कि वाकई इसमें इतने सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो एकदम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसका वो छोटा सा टाउन काफ़ी कंजर्वेटिव था। ऐसा नहीं था कि लोगों को एशियन फूड नापसंद था, लेकिन लोग इसे इतना पसंद भी नहीं करते थे और ना ही इसे कोई हाई रिगार्ड देते थे। वो सरप्राइज था कि इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो कैसे भूल गया। उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसका बिजनेस कुछ सालों तक उसे कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला। ये भी हैरानी की बात थी, क्योंकि अब तक वो यही मानकर चल रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करते ही वो खूब कमाना शुरू कर देगा। अब जब वो रियलिटी समझ चुका था तो एक बार फिर उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन इस बार उसने अपनी बात की स्टार्टिंग में बिजनेस के बैड साइड्स भी गिनाने शुरू कर दिए। देखो माँ, मुझे अच्छे से पता है कि एशियन फूड के बिजनेस में भी काफ़ी रिस्क है। मुझे तो ये सोचकर ही अजीब लग रहा है कि हमारा वो रेडनेक नेबर एक बार इसे ट्राई करने हमारे रेस्टोरेंट में ज़रूर आएगा। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन मैंने सोचा है। हम ना सिर्फ बर्गर और बाकी कॉमन चीज़ें बनाएंगे, बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट भी देंगे कि हमारे यहाँ का खाना बड़ा स्पाइसी है। मुझे लगता है कि यही चीज़ हमारे कुजीन को एशियन फूड से लिंक करती है और लोग यही सोच कर आएंगे। मैं सिर्फ इतना ही नहीं सोच रहा, प्रॉफिट की बात भी मेरे माइंड में है। मुझे पता है शुरुआत में हमारा ये बिजनेस इतना प्रॉफिट नहीं देगा, कम से कम 2 साल तक तो नहीं। इसलिए आपको आपका पैसा कुछ देर से वापस मिलेगा। और क्योंकि मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए हमें लोन की ज़रूरत भी नहीं है। अब सीधी सी बात है कि प्रॉफिट कमाते ही मैं आपका पैसा वापस करने की सोचूंगा, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हाफ कैपेसिटी पर रेस्टोरेंट ऑपरेट करके मैं कुछ ही मंथ्स में आपको पैसा लौटा दूंगा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसकी माँ को सारी बात समझ आ चुकी थी और बिना किसी फर्दर आर्ग्यूमेंट के मार्क को अपनी माँ से पैसे उधार मिल गए। मैनेजिंग इमोशंस। अगर आपका आइडिया चल भी गया और आपने अपना नया एडवेंचर स्टार्ट भी कर दिया है, तो फिर भी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि उल्टा एक दूसरी प्रॉब्लम यानी इमोशनल बैटल अभी स्टार्ट होनी बाकी है। सक्सेस पाने से पहले आपको कितने ही हर्डल्स अभी पार करने हैं, कुछ छोटे मोटे, कुछ बड़े बड़े। एक चीज़ तो श्योर है, हर्डल्स तो आएंगे ही और आपको फेस भी करने पड़ेंगे। ये हर्डल्स होंगे जैसे प्रॉफिट ना होना, स्टाफ का काम छोड़कर चले जाना, फ्रेंड्स का सपोर्ट ना मिलना, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। और अगर आप इन सब से ओवरकम होना नहीं सीखेंगे तो ये आपके सर का दर्द बन जाएंगे और आप खुद पर डाउट करने लगेंगे कि आपका डिसीजन सही है भी या नहीं। ये बुक आपको यही बात समझाएगी कि कैसे बायस्ड इमोशनल रिस्पॉन्सेस की पहचान करके उसे कंट्रोल करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्टिंग आउट के चांसेस कैसे कम करें। लेकिन इमोशन मैनेज करने का मतलब सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही कंट्रोल करना नहीं है। इसमें एंगर कंट्रोल और दूसरों से इंस्पिरेशन लेना भी इन्वॉल्व्ड है। हम सबको स्टीव जॉब्स की स्टोरी मालूम है। अगर ये आपको थोड़ी अच्छे से पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी, खासकर इनिशियल फेज में सब कुछ एकदम सही नहीं जाता। इसलिए स्टीव जॉब्स को भी जाने अनजाने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ी जिससे वो अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाएं और सक्सेस की तरफ बढ़ते गए। ये कम लोगों को पता होगा कि 1986 में जॉन स्कूली ने, जो उस वक्त एप्पल कंपनी के टॉप में थे, स्टीव जॉब्स को नौकरी से निकाल दिया था। और स्टीव जॉब्स ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? जब उन्हें निकाला गया तो उन्होंने ये कहा, जॉब से निकाला जाना मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग की तरह रहा। अब मैं हर तरह की बाउंड्री से फ्री हूँ और होम कंप्यूटर के बारे में अपने विजन को आज़ादी से नर्चर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का जिसे स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। बजाय इसके कि जॉब्स छोड़ने के गम में अपनी किस्मत पर रोने के, उन्होंने इसके गुड साइड्स पर फोकस किया। ठीक है, चलो उसे देखते हैं जो अब आगे कर सकते हैं, वो नहीं कि जो हो चुका है। शायद यही बात स्टीव जॉब्स और उनके जैसे स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिज्म एम्प्लॉय करने वाले लोग ऐसी सिचुएशन में सोचते हैं जो बाकी कॉमन लोगों की नज़रों में एक प्रॉब्लमैटिक बात होती है।
स्टीव जॉब्स इस बात के लिए भी फेमस थे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में एक इंथ्यूजियाज्म और ऑप्टिमिज्म स्पार्क करने में एबल थे। हमने इस बारे में मेंशन किया था कि इमोशन मैनेज करने का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जॉब्स लोगों को मोटिवेट करने में एक्सपर्ट थे क्योंकि वो एक बड़े अच्छे स्टोरी टेलर भी थे। उनके पास स्टोरीज का खजाना था जिन्हें वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेटाफर्स की तरह यूज़ करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे इब्राहिम लिंकन की स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल है। बेशक वो बाद में प्रेसिडेंट बने, लेकिन कम ही लोगों को जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। एक्चुअली अब्राहम लिंकन बड़े बदकिस्मत इंसान थे जिनके सामने ऐसे कई ओकेजन्स आए जब वो मौत को गले लगाकर लाइफ को अलविदा कह सकते थे, क्योंकि उन्हें लाइफ में उन्हें इतनी मुश्किलें आईं। उनकी मदर नैन्सी की जब डेथ हुई तो वो सिर्फ 9 साल के थे। उनकी स्टेप मदर सारा, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, लिंकन के फादर से शादी होने के जल्द बाद ही उसकी भी डेथ हो गई थी। उनके 4 बेटे थे जिसमें से सिर्फ एक ही बच पाया था। लिंकन कभी भी इस लॉस से ओवरकम नहीं हो पाए थे और ना ही उनकी वाइफ मैरी। और लिंकन हालांकि इन दुखों से पूरी तरह टूट गए थे, फिर भी लाइफ में आगे बढ़े और ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। इब्राहिम लिंकन की ये स्टोरी उन बहुत सी स्टोरीज में से एक है जिन्हें आप लोगों को सुनाकर मोटिवेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको किसी कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करके ऐसी स्टोरी ढूंढ लानी होगी जो उस सिचुएशन में फिट बैठ सके। अब स्टीव जॉब्स की स्टोरी पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टीव जॉब्स लोगों को अपनी स्टोरी टेलिंग से मोटिवेट करते थे, लेकिन एक और कार्ड उनके पास था, वो था बोलने से ज्यादा सुनना। एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जहां उन्हें पता था कि उन्हें हार्श क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, उन्होंने इंटेंशनली माइक्रोफोन को पब्लिक की तरफ कर दिया और सिंपली कहा, मैं वही बात करूंगा जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं। अब कहने की जरूरत नहीं कि सारी क्राउड ये सुनकर कंप्लीटली सरप्राइज थी। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कोलिशंस, ये लास्ट स्टेप है जो एडम ग्रांट ने मेंशन किया है, जो कि फेयरली सिंपल है। कोई भी सक्सेस गेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ गुड और स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखा जाए। ऐसा मुश्किल ही होता है कि किसी को बिना दूसरों की हेल्प मिले कोई सक्सेस अचीव हुई हो। हमने देखा कि कैसे स्टीव जॉब्स अपने कोलीग्स के ओपिनियन को वैल्यू देता था और उसकी सक्सेस के पीछे ये भी एक मेन रीज़न था। अपने एनिमीज़ और अपने फ्रेनेमीज़ को पहचानना इस स्टेज में क्रूशल हो सकता है। फ्रेनेमीज़ वो होते हैं जो शुरू में आपको प्रेज़ करते हैं, फिर आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। असल में ये लोग ओपन एनिमीज़ से भी बुरे होते हैं। एडम ग्रांट ये भी बताते हैं कि हमें दरअसल अपने एनिमीज़ से भी बिजनेस डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके फ़ायदे भी निकलते हैं। और एडम ग्रांट के हिसाब से जो लोग कभी हमारे एनिमी रहे हों, वो एक बार अगर फ्रेंड बन जाएं तो ज़िंदगी भर दोस्ती निभाते हैं। कंक्लूजन, अब आपके सामने हमने इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को समरी बना के रख दिया है। स्पेस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम हर छोटी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो बुक में मेंशन है, मगर हमने पूरी कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समरी में डालने की और उन्हें रियल लाइफ स्टोरीज से एक्सप्लेन करने की। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। 1. कोई भी ओरिजिनल और नॉन कन्फर्मिस्ट बन सकता है। 2. आइडियाज़ जनरेट और सिलेक्ट करना। 3. न्यू आइडियाज़ की वॉइसिंग और चैंपियनिंग। 4. मैनेजिंग इमोशंस। 5. कोलैशन क्रिएट और मेंटेन करना। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।